Hello friends, welcome to our channel. Hope you are doing well. So today's topic is issues related to corporate governance in India. इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स थी जिसको टैकल करना ज़रूरी हुआ। तो क्या होता था पहले तक भी कि ऑर्गेनाइजेशन पुराने मेथड ट्रेडिशनल अप्रोच को अपनाती थी। वेरियस फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व होते थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। उनके डिसीजन अपने पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होते थे, मतलब खुद को सेटिस्फाई करना, खुद का इंटरेस्ट देखना, खुद का फ़ायदा देखना, दूसरों के बारे में नहीं सोचते थे। और क्या था, मतलब फीमेल मेंबर को, वुमेन को इतना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं दिया जाता था। मोस्टली डिसीजन जो रहते हमारे मेल मेंबर ही लेते थे। तो वेरियस मेजर्स थे जिनको अडॉप्ट करना ज़रूरी हुआ था ताकि हम लोग गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकें। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने वाली वेरियस पार्टीज, इंपॉर्टेंट पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, वर्कर्स, रेगुलेटर्स एंड सप्लायर्स। मेनली हमारी ये पार्टीज रहती हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन हमारी रन होती है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ कंसर्न क्या था, क्या क्या हमारे एरियाज थी जिसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना था, जिसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि हमें बताना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है और मैनेजमेंट का काम क्या है। ये दोनों अलग अलग पार्टीज़ हैं, इनके रोल्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग स्पेसिफाई करना। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, मतलब वेरियस हम लोग कमेटीज़ में पढ़ चुके हैं कि बोर्ड की हमारी कॉम्पोजिशन कैसी रहेगी, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स दोनों के दोनों रहेंगे। अब ऑडिटिंग और ट्रांसपेरेंसी की बात करना, शेयर होल्डर्स की बात करना, एथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करना, वैल्यू बेस्ड कॉर्पोरेट कल्चर्स और लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ये सारे हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न थे जिसके ऊपर हमें ध्यान देना ज़रूरी था ताकि हम लोग गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकें। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज़ की गई, क्योंकि हमें अगर अच्छे से रन करना है तो वेरियस कमेटीज़ बनाई गई थी। पहले था हमारा जो CIA कोड आया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कोड हमारा आया था, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया था। 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया था। इन्होंने स्टडी किया था कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि करंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स इशू आ रही हैं, क्या क्या इनको रिजॉल्व करना है, ये क्यों आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमें बनाई थी सेबी ने एक कमेटी बनाई थी के एम बिरला के अंडर। हमारे पास वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को लेके ही हमारी कमेटी बनाई गई थी कि देखना कि क्या क्या माल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हो रही है, क्या क्या गड़बड़ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। और इन्होंने वेरियस रिकमेंडेशंस भी दी थी जो कि आप लोग पढ़ चुके हो कमेटीज़ के अंदर। अब है हमारा देखना कि हमारे BOD मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट, ये अलग अलग पार्टीज़ हैं, इनके रोल्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग स्पेसिफाई करना, क्योंकि हमारे BOD जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं और जो मैनेजमेंट है उससे नीचे वाली पोजीशन सेकंड पोजीशन पे आती है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे इंक्लूडेड होते हैं चेयरमैन, इनसाइडर डायरेक्टर मीन्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले होते हैं, और आउटसाइडर डायरेक्टर जो एक्सटर्नल हम लोग अपॉइंट करते हैं। और मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता था, जैसे हमारे CEO मीन्स, और हमारे उसके बाद जो हमारे हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते थे, COO मीन्स चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स, CFOs जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड होते थे। तो ये हमारे इंक्लूड होते थे मैनेजमेंट में। और हमारे चेयरमैन्स, इनसाइडर और आउटसाइडर डायरेक्टर्स हमारे इंक्लूड होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी स्पेसिफाई किया गया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि वेरियस स्ट्रेटजीज बनाए कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट करेंगे, कैसे हम लोग और अच्छा काम कर सकते हैं कि हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा रन करें। मॉनिटर करना, ऊपर से सुपरवाइज करना, फाइनेंस की रिपोर्ट्स को देखना। अब जो मैनेजमेंट का काम क्या था कि वो डे टू डे अपनी एक्टिविटीज़ को ध्यान दे, देखे कि जो वेरी स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाए हैं हमारे BOD ने, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और नहीं हो रहे तो उसका रीज़न देखना, उस चीज़ को रेक्टिफाई करना। फाइनेंशियल पोजीशंस क्या हैं देखना, डील करना वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, और मेंबर्स की अगर कोई इश्यू है, लीव की प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रॉब्लम है, कंडीशंस जो जहाँ पर वर्किंग कंडीशंस की प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को
को चेक करना हमारा मैनेजमेंट का ही काम है। अब नेक्स्ट है हायरिंग। जो हमारे बीओडीज हैं वो हमारे हायर किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के थ्रू, और जो हमारे मैनेजमेंट वर्कर्स हैं वो हायर किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। अब हम लोग पहले स्टेप में पढ़ चुके हैं, पहले बीओडी और फिर मैनेजमेंट। तो बीओडी अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं हमारे बीओडी। नेक्स्ट आपके पास है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अब किसको हम वो जवाब देंगे कि हमने काम किया है या नहीं किया, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की है या नहीं की है। तो अकाउंटेबल, बीओडीज अकाउंटेबल होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स के, क्योंकि उन्हें शेयर होल्डर ही अपॉइंट करता है। और जो मैनेजमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है बीओडी के, क्योंकि मैनेजमेंट को अपॉइंट कौन करता है, बीओडी। तो हमें इन्होंने गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया, वेरियस डिसीजंस बताए, जिसमें एक डिसीजन था कि हमारे बीओडी और हमारे मैनेजमेंट को रूल को डिस्क्राइब करना, अलग अलग से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना। मूविंग फर्दर, अब बात आई एथिकल इश्यूज़ की। एथिकल इश्यूज़ मीन्स प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी उनको अडॉप्ट करना, हमारे शेयर होल्डर्स को चीट ना करना, उनकी इंटरेस्ट के बारे में बात करना, और क्या करना कि ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी चीज़ों को ऐसे स्टेप्स लेना ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की और हमारे इन्वेस्टर्स की फाइनेंशियल हेल्थ को, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सके, अपनी कंपनी की रेपुटेशन भी इंक्रीज़ कर सकें। क्योंकि अगर हम अपने अच्छे से अच्छे एथिकल स्टेप्स लेंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को ला सकते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू बेस्ड कॉर्पोरेट कल्चर, मतलब कि उस चीज़ को लेके आना। अब वैल्यू बेस्ड कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें गुड गवर्नेंस लानी है, एक उसका फाउंडेशन है, एक हमारा कॉर्नर स्टोन है। इट इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। मीन्स एथिक्स और प्रिंसिपल्स और हमारे बिलीव का एक बंडल है हमारा वैल्यू बेस्ड कॉर्पोरेट कल्चर्स। मीन्स मतलब हम लोगों ने अपने कल्चर को लेके, अपने बिलीव्स को लेके और अपने एथिक्स और प्रिंसिपल को साथ लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है। जब हम लोग अपने वेरियस जो लॉज सेबी ने बनाए हैं, फेमा ने बनाए हैं, एमआरटीपी ने बनाए हैं, इन सारे लॉज को हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें। अब फेमा से पहले हमारा था फेरा, और एमआरटीपी एक्ट से पहले था हमारा कंपटीशन एक्ट। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ पता हो गई। नेक्स्ट आपके पास डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। मीन्स ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम लोग वेरियस कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस में भी पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ाना है तो प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये वाइटल फीचर्स हैं अगर हमें गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को लाना है। टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, ट्रांसपेरेंसी रखें, प्रॉपरली ऑडिटिंग करें, ताकि हमारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का, वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ का जो फेथ है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स कौन, हमारे एम्प्लॉयज़, है ना। तो उनको ध्यान देना, उनके बारे में अगर ध्यान देंगे, उनके इंटरेस्ट के बारे में ध्यान देंगे, तो ऑब्वियसली वो भी मोटिवेट होंगे, वो उनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। वो सोचेंगे कि हाँ, हमें भी कोई इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और यही चीज़ें, यही कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्या है, देयर इज़ डायरेक्ट लिंक है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में। अगर हमारी कंपनी तभी अच्छी होगी जब हमारे एम्प्लॉयज़ भी अच्छा फील करेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा फील करेंगे, कंपनी भी अच्छे से रन करेगी, क्योंकि एम्प्लॉय खुश हैं तो ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होंगे। नेक्स्ट, कंपनी एम्फेसाइज टू इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़। अब कंपनी में क्या ध्यान दिया जाता था कि और वेरियस रिकमेंडेशन भी की गई कि कंपनी में इन्वॉल्व किया जाए अपने एम्प्लॉयज़ को, उनसे सजेशंस लिए जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, वेरियस पर्क्स दी जाएँ, फैसिलिटीज़ दी जाएँ, ताकि वो मोटिवेट हों अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। अब हमें पता है कि वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ भी होती हैं जो ध्यान देती हैं कि कौन सी कंट्री में कौन सी कंपनी जो है वो ज़्यादा हमारी
एम्प्लॉय फ्रेंडली है। अब हमें पता है कि हर साल हमारी कंपनीज़ के रैंक आते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी कंपनी में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा खुश हैं, तो वो इन्हीं बेसिस पे ही दिया जाता है, जहाँ पर हम लोग प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ अपने पास्ट एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखते हैं और उनको खुश रखते हैं और ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, वो अच्छे से काम करें, वो खुश रहें। ठीक है, तो दिस एम्प्लॉय एज अ स्टेक होल्डर इज एन सिनोनियम ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो एम्प्लॉय को खुश रखना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना, ये एक सिनोनियम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ठीक है, कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं, हमारे में हम प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग प्रॉपरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी ला रहे हैं। नेक्स्ट, कि अगर हम भूल गए हैं, हमसे कोई चीज़ अडॉप्ट प्रॉपर नहीं हुई है, कॉर्पोरेट एथिक्स को हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, वेरियस स्ट्रेटजीज़ को हम लोग अपना नहीं पाए, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा तो डाउनफॉल हो गया। हमें उन चीज़ों से लेसन लेना चाहिए कि हम लोगों से कहाँ पर भूल हो गई, कहाँ से हम इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं। विच गोज़ एज अ फेलियर, दे नीड टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस फेलियर्स। हमें प्रीवियस फेलियर से लर्न करना चाहिए। कोई भी अगर हमसे कोई गलती हो गई है, तो लर्न फ्रॉम फेलियर एंड टू इम्प्रूव द पाथ टू सक्सेस। क्योंकि अगर हम लर्न करेंगे, ये एक हमारा पाथ होता है कि अगर हम लोग अपने सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। मूविंग फर्दर, अब हमारी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या निकल के आई, कि इंपॉर्टेंट टर्म्स था कि हमें प्रॉपरली जॉब डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स हमारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी चाहिए। आपका क्या काम है, आप किसके लिए अकाउंटेबल हो, आपका रोल इतना है, कैसे करना है इस चीज़ को। अब ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटर डिमांड थी, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही हमारा पब्लिक का, उतना ही हमारा रिलेटेड पार्टीज़ का, उतना ही हमारा गवर्नमेंट का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फेथ बढ़ेगा। अगर फेथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी करेंगे, एम्प्लॉयज़ अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे। अब प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात की गई कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और वो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज होने चाहिए। कमेटीज़ की बात की गई थी। अब कमेटी मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनको प्रॉपरली अकाउंट्स की नॉलेज हो, है ना। अब नेक्स्ट बताया उन्होंने कि परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट में की बात की गई थी कि हर साल प्रॉपरली इवेल्यूएशन होना चाहिए कि एक पर्सन की परफॉर्मेंस क्या है, क्या इसमें कमी आई है या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। और ओरिएंटेशन होना चाहिए नए मेंबर का। नया मेंबर अगर आया है, उन्हें प्रॉपरली ओरिएंटेशन देना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कैसे रन किया जाता है, आपके सीनियर कौन है, आपके सबऑर्डिनेट कौन है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी, ट्रेनिंग, सक्सेशन प्लानिंग और लॉज को फॉलो करने की बात की गई थी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग प्रॉपरली गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें। और जो हमारी ये वेरियस इश्यूज़ थे, इन इश्यूज़ को, ये एरिया ऑफ कंसर्न को हम लोग रिजॉल्व कर सकें अच्छे से अच्छे, और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो ये सारी आपकी इश्यूज़ थी और इनको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सब था। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव a nice day.